भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। एक साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस के कहने, पुलिस में शिकायत करने की पुलिस ढूंढ ले रही है। 3.5 लाख बहन बेटियों का साल में पता ही नहीं चल रहा कहां जा रही हो। इसलिए अब समय आ चुका है कि भारत में मिलके सब लोग भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की बात करें, समान शिक्षा लागू करने की बात करें। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर दिल्ली में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाले की दी हुई समस्या लाइलाज होती है। बादल फट गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, धूप बहुत ज़्यादा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है। ऊपर के द्वारा दी गई समस्याएं हमारे बस में नहीं है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन नीचे की द्वारा जो समस्याएं शुरू की जाती हैं इंसान के द्वारा, उन सबका इलाज है, कोई भी लाइलाज नहीं होती। और कभी आप ध्यान से देखिए तो हम ऊपर वाले की समस्याओं से परेशान हैं या नीचे वाले की समस्याओं से परेशान हैं? जोर से बोलिए जरा। किसके परेशान है? नीचे वाले। और नीचे की समस्या लाइलाज होती नहीं है। जो समस्याओं से हम परेशान हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं जापान में नहीं है। जिन समस्याओं से हम परेशान हैं बहुत सारी समस्याएं सिंगापुर में नहीं है। जिन समस्याओं से हम परेशान हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं चीन में नहीं है। तो अगर आप देखिए समस्या के हिसाब से देखिए तो भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, आचार्य मनीष जी सामने बैठे हैं, सामने भी बहुत सारे डॉक्टर बैठे होंगे। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ। बीमारी कब ठीक होती है? दवाई देने से। और डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। बीमारी ठीक होती है अच्छी दवाई से। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा क्या होता है? दवाई। क्योंकि शरीर में डॉक्टर जाता ही नहीं है। शरीर में क्या जाता है? टैबलेट, इंजेक्शन, वैक्सीन। अच्छी बात यह है पिछले 10-12 सालों में ऐसा बदलाव आया भारत में कि कम से कम अब बीमारी की चर्चा होने लग गई। नहीं तो पहले बीमारी की चर्चा ही नहीं होती थी। पहले लोगों को पता था ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, लेकिन उन समस्याओं के बारे में भी बात नहीं करते थे। अब कम से कम इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। अब वो परिवर्तन मैं कहता हूं 2014 के बाद आया कि अब खुल के सभी समस्याओं पे चर्चा होने लग गई। देश में 2014 के बाद शुरू हुआ, तब तक 2017 में यूपी में शुरू हो गया। 17 से यूपी में और समस्याओं पे चर्चा शुरू हो गई। अब कम से कम ऐसा समय है, एक ऐसा माहौल है कि हम बड़े आराम से खुल के सभी समस्याओं पे चर्चा करने लग गए। लेकिन अब इसके बाद क्या? समस्या तो हो गई, चर्चा हो गई, बीमारी ये है, अब इसके बाद क्या? अब समय आ गया है दवाई का। अब समय आ गया है दवाई बनाने का। पिछले 11 साल में लगभग सभी समस्याएं खुल के सामने आ गई। जैसे एक समस्या मैं बताता हूं, मेरठ की डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अब हम सुबह से शाम कहें मेरठ की डेमोग्राफी बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, तो जो डेमोग्राफी बदल रही है रुक जाएगी क्या? जोर से बोलिए नहीं। अब समय आ गया है कि मेरठ की डेमोग्राफी जितनी बदल गई, आगे ना बदले, इसके लिए क्या करना है? मेरठ की नहीं, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी तो पूरी तरीके बदल गई है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल गई। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे 92 जिले हैं, 92 जिले हैं, उन 92 जिलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। लेकिन मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, इसके बाद क्या?
अब हमें इसके बाद चिंतन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक बात मैं कह देता हूं, ये जो डेमोग्राफी में बदलाव है उसका सबसे बड़ा परिणाम आएगा इस भारत के संविधान के ऊपर। जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, ये भारत का संविधान खतरे में आ रहा है, धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। इस डेमोग्राफी बदलाव जिस तेजी के साथ हो रहा है उससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। ये डेमोग्राफी में जो बदलाव आ रहा है उससे भारत की सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा खतरा है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बहुत बड़ा खतरा है। ये जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है वो भारत की संस्कृति को खतरा है, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को खतरा है, नारी तू नारायणी के विचार को खतरा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके के विचार को खतरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के विचार को खतरा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के विचार को खतरा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने नहीं लिए नहीं तो कम से कम संविधान बचाने के लिए जागो, उठो, बोलो, सब लोग बोलो। आप सारे आ गए हैं, आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो यहां आए ही हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है। मैं सभी आने वालों को भी दंडवत प्रणाम करता हूं, इस कार्यक्रम में लगे सभी कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रणाम करता हूं, आयोजकों को दंडवत प्रणाम करता हूं, गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं, इतना भव्य आपने कार्यक्रम रखा हुआ है। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी? अल्टीमेटली भारत किससे चलेगा? संविधान से। भारत के संविधान की पिछले 75 वर्षों में बहुत गलत व्याख्याएं हुई हैं। गलत व्याख्याएं क्यों हुई? क्योंकि हमारे शुरू के जो नीति निर्माता थे उसमें बहुत सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, मॉन्टेसरी एजुकेटेड थे, उनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में हुई थी, ब्रिटिश स्कूलों में हुई थी, उनका अंग्रेजों के ऊपर बड़ा प्रभाव था, उनके दिमाग पे अंग्रेजी ज्यादा हावी थी। वो हमारे नीति निर्माता बन गए, लेकिन उनको धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था। उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। वो हमारे नीति निर्माता बन गए, लेकिन उन्होंने संविधान की ऐसी गलत व्याख्या किया जिसके कारण धीरे 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 पिछले 75 वर्षों में हम डूबते चले गए। आम क्या है? पेड़। और बबूल क्या है? पेड़। अब संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं भारत में सब एक समान है, क्योंकि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, इसलिए जितना खाद पानी आम को देना है उतना खाद पानी बबूल को देना है। तो 5 साल के बाद क्या होगा? बबूल और मोटा ताजा हो जाएगा, और बबूल मोटा ताजा हो जाएगा तो बबूल में क्या निकलेगा? कांटा। पहले छोटे छोटे कांटे निकलते, अब मोटा ताजा हो गया तो बड़े बड़े कांटे निकलने शुरू हो गए। और ये प्रकृति का नियम है कि आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते। आप किसी बगीचे में देख लेना जाके, आम के बगल में बबूल लगा दो, बबूल के बगल में आम लगा दो, अल्टीमेटली आम सूख जाएगा। आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते, ये प्रकृति का स्वरूप है। अब संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं ये हिरन जानवर है और ये लकड़बग्घा भी जानवर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसलिए जितना चारा हिरन को दो उतना ही चारा लकड़बग्घा को दो। नतीजा क्या होगा? जोर से बोलिए जरा। कुछ दिन के बाद लकड़बग्घा चारा भी खाएगा, बाद में हिरन को भी खा जाएगा, क्योंकि लकड़बग्घा और हिरन एक साथ सरवाइव कर ही नहीं सकते। लकड़बग्घे के बगल में हिरन ले आओ या हिरन के बगल में लकड़बग्घा ले आओ, अंत में खत्म कौन होगा? जोर से बोलिए जरा। ये गलतियां हुई हैं और ये गलतियां आज भी हो रही हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई इसी बात की चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को कैम्ब्रिज के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ो, फिर समझ में आएगा इस संविधान में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, इस संविधान को ठीक से लागू करने की जरूरत है। एक मेरी PIL चल रही है माइनॉरिटी के ऊपर। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कमीशन नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नाम का शब्द ही नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा।
भारत का विभाजन जाति के आधार पर हुआ था क्या? भारत का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ क्या? भारत का विभाजन क्षेत्र के आधार पर हुआ क्या? नहीं। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? मजहब के आधार पर। जब मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे नियम और कानून होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए क्या? नहीं। और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। मैं पिछले 2017 से 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं। पहले मुझे यह बताओ, भारत का संविधान मजहब के आधार पे 1 रुपए खर्च करने की इजाजत देता है क्या? आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं हो सकता। धर्म को नहीं। आप लोग धर्म को रिलीजन समझते हैं, बहुत बड़ी भूल है ये। और ये भूल यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, कोर्ट में भी हो रही है, अदालतों में भी हो रही है। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म और मजहब के ऊपर एक मेरी अलग पीआईएल चल रही है, जिसमें मैंने धर्म और मजहब के बीच में 20 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा अंतर बता देता हूं। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म और मजहब में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में है। दुर्भाग्यवश इस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर सारे के सारे धर्म को रिलीजन समझ के बैठे हुए, रिलीजन को धर्म समझ के बैठे हुए। अब सवाल यह है कि जब कहीं पे भी माइनॉरिटी शब्द का उपयोग नहीं है, फिर माइनॉरिटी के नाम पे इतना खेल कैसे चल रहा है? खेल चल रहा है संविधान की गलत व्याख्या के कारण। हुआ यह कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहां रहना चाहते थे। वो बोले कि साहब हम लोग यहां रहना चाहते हैं, लेकिन मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ है तो बहुत गुस्सा है लोगों में। सरकार बनेगी हिंदुओं की, क्योंकि मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया। कल को पूरे देश की सरकार हमको त्योहार न मनाने दे, हमें अपना कल्चर न फॉलो कर दे, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन हमको इतनी गारंटी दे दो हम अपना त्योहार मना सके। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 29 तुम्हें अपना त्योहार मनाने का अधिकार। बोले साहब सारी सरकारें हिंदुओं की बनेगी, मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, गुस्सा है। कल को मान लो हमको भी कुछ स्कूल कॉलेज खोलने का मन करे तो हम कैसे खोलेंगे? सरकारें तो हमें खोलने नहीं देंगी। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 30 तुम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल लेना। ये मैं संविधान निर्माताओं की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 29 में कहा अपना त्योहार मना लेना, आर्टिकल 30 में कहा अपना स्कूल और कॉलेज खोल लेना। लेकिन उसके पहले 2 आर्टिकल में क्लेरिफिकेशन भी दिया कि बाद में कहीं खेला ना हो जाए। आर्टिकल 27 में कह दिया मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, और आर्टिकल 28 में कह दिया किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से जो कनेक्टेड स्कूल है, उसमें मजहब की कोई टीचिंग नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। फिर आप ध्यान रखिएगा, संविधान धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगा रहा है। संविधान किस पे रोक लगा रहा है? रिलीजियस टीचिंग। लेकिन हमारे देश के शुरुआत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था, उन्होंने आर्टिकल 29 में जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, पता नहीं कहां से उनको रिलीजियस दिख गया उसमें, जबकि रिलीजियस एजुकेशन लिखा ही नहीं, आज भी नहीं लिखा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया। लेकिन एक बात आज तक डिसाइड नहीं हुई कि ये जो माइनॉरिटी की बात हो रही है, ये कौन सा माइनॉरिटी है? दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या सभी 1100 रिलीजन के लोगों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या जो भारत में पंथ शुरू हुए उनको मजहब रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? भारत में जैनिज्म शुरू हुआ, भारत में सिखिज्म शुरू हुआ, भारत में बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो केवल जो भारत के अंदर शुरू हुए और जो संविधान की इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाएगा, या पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन को माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सभागार है। ये वीडियो लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचेगा,
लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचेगा, डीन तक पहुंचेगा, रीडर तक पहुंचेगा। इस पे चिंतन करें कि रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या। पूरी दुनिया की 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी दिया जाएगा या भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए उनको दिया जाएगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या, दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, क्या सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या भारत के अंदर भाषाओं को मिलेगा? भाई मेरठ में हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं, अब कोई अगर तमिल आ गया, ये समझ में आता भाई ठीक है यूपी में तमिल आ गया, इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। अगर आप भारत की भाषाओं के बाहर जाओगे फिर तो जो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, फ्रेंच बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, जर्मन को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। किस आधार, अगर आप भारत के बाहर निकले तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे किसको देना किसको नहीं देना? अगर आप भारत के बाहर के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मान रहे हो तो यहूदी को फिर क्यों नहीं, बहाई को क्यों नहीं? भारत में तो 100 से ज्यादा रिलीजन रहते हैं बाहर के, फिर उनको सबको क्यों नहीं? केवल 2 ही रिलीजन, 2 विदेशी रिलीजन को क्यों, बाकी 98 रिलीजन को क्यों नहीं? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक बार चलो हमने दे भी दिया तो पहली बात तो यह भी तय हो जाए नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा। चलो एक बार यह भी तय हुआ कि नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, तो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कौन होगा इसकी भी कुछ परिभाषा हो जानी चाहिए। माइनॉरिटी जानते हैं यूएन की डिफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप आर कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant, inferior in population, less than 1%. ऐसा समुदाय, ऐसा कम्युनिटी जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत न हो, कोई आर्थिक हैसियत न हो, कोई सामाजिक हैसियत न हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को कैम्ब्रिज के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ो, फिर समझ में आएगा इस संविधान में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, इस संविधान को ठीक से लागू करने की जरूरत है। एक मेरी पीआईएल चल रही है माइनॉरिटी के ऊपर। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कमीशन नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नाम का शब्द ही नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा। भारत का विभाजन जाति के आधार पर हुआ था क्या? भारत का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ क्या? भारत का विभाजन क्षेत्र के आधार पर हुआ क्या? नहीं। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? मजहब के आधार पर। जब मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे नियम और कानून होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए क्या? नहीं। और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। मैं पिछले 2017 से 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं। पहले मुझे यह बताओ, भारत का संविधान मजहब के आधार पे 1 रुपए खर्च करने की इजाजत देता है क्या? आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं हो सकता। धर्म को नहीं। आप लोग धर्म को रिलीजन समझते हैं, बहुत बड़ी भूल है ये। और ये भूल यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, कोर्ट में भी हो रही है, अदालतों में भी हो रही है। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म और मजहब के ऊपर एक मेरी अलग पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने धर्म और मजहब के बीच में 20 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा अंतर बता देता हूं। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म और मजहब में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में है। दुर्भाग्यवश इस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर सारे के सारे धर्म को रिलीजन समझ के बैठे हुए, रिलीजन को धर्म समझ के बैठे हुए। अब सवाल यह है कि जब कहीं पे भी माइनॉरिटी शब्द का उपयोग नहीं है, फिर माइनॉरिटी के नाम पे इतना खेल कैसे चल रहा है? खेल चल रहा है संविधान की गलत व्याख्या के कारण। हुआ यह कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहां रहना चाहते थे। वो बोले कि साहब हम लोग यहां रहना चाहते हैं,
लेकिन मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ है तो बहुत गुस्सा है लोगों में। सरकार बनेगी हिंदुओं की, क्योंकि मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया। कल को पूरे देश की सरकार हमको त्योहार न मनाने दे, हमें अपना कल्चर न फॉलो कर दे, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन हमको इतनी गारंटी दे दो हम अपना त्योहार मना सके। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 29 तुम्हें अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। बोले साहब सारी सरकारें हिंदुओं की बनेगी, मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, गुस्सा है। कल को मान लो हमको भी कुछ स्कूल कॉलेज खोलने का मन करे तो हम कैसे खोलेंगे? सरकारें तो हमें खोलने नहीं देंगी। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 30 तुम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल लेना। ये मैं संविधान निर्माताओं की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 29 में कहा अपना त्योहार मना लेना, आर्टिकल 30 में कहा अपना स्कूल और कॉलेज खोल लेना। लेकिन उसके पहले 2 आर्टिकल में क्लेरिफिकेशन भी दिया कि बाद में कहीं खेला ना हो जाए। आर्टिकल 27 में कह दिया मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, और आर्टिकल 28 में कह दिया किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से जो कनेक्टेड स्कूल है उसमें मजहब की कोई टीचिंग नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। फिर आप ध्यान रखिएगा, संविधान धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगा रहा है। संविधान किस पे रोक लगा रहा है? रिलीजियस टीचिंग। लेकिन हमारे देश के शुरुआत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था, उन्होंने आर्टिकल 29 में जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, पता नहीं कहां से उनको रिलीजियस दिख गया उसमें, जबकि रिलीजियस एजुकेशन लिखा ही नहीं, आज भी नहीं लिखा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया। लेकिन एक बात आज तक डिसाइड नहीं हुई कि ये जो माइनॉरिटी की बात हो रही है, ये कौन सा माइनॉरिटी है? दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या सभी 1100 रिलीजन के लोगों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या जो भारत में पंथ शुरू हुए उनको मजहब रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? भारत में जैनिज्म शुरू हुआ, भारत में सिखिज्म शुरू हुआ, भारत में बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो केवल जो भारत के अंदर शुरू हुए और जो संविधान की इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाएगा, या पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन को माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सभागार है। ये वीडियो लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचेगा, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचेगा, डीन तक पहुंचेगा, रीडर तक पहुंचेगा। इस पे चिंतन करें कि रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या? पूरी दुनिया की 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी दिया जाएगा, या भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए उनको दिया जाएगा? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या? दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, क्या सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या भारत के अंदर भाषाओं को मिलेगा? भाई मेरठ में हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं, अब कोई अगर तमिल आ गया, ये समझ में आता भाई ठीक है यूपी में तमिल आ गया, इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। अगर आप भारत की भाषाओं के बाहर जाओगे, फिर तो जो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, फ्रेंच बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, जर्मन को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। किस आधार? अगर आप भारत के बाहर निकले तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे किसको देना किसको नहीं देना? अगर आप भारत के बाहर के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मान रहे हो, तो यहूदी को फिर क्यों नहीं? बहाई को क्यों नहीं? भारत में तो 100 से ज्यादा रिलीजन रहते हैं बाहर के, फिर उनको सबको क्यों नहीं? केवल 2 ही रिलीजन, 2 विदेशी रिलीजन को क्यों, बाकी 98 रिलीजन को क्यों नहीं? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक बार चलो हमने दे भी दिया, तो पहली बात तो ये भी तय हो जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा? चलो एक बार ये भी तय हुआ कि नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, तो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कौन होगा, इसकी भी कुछ परिभाषा हो जानी चाहिए। माइनॉरिटी जानते हैं यूएन की डिफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट, इंफीरियर इन पॉपुलेशन, लेस देन 1%। ऐसा समुदाय, ऐसा कम्युनिटी जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत न हो, कोई आर्थिक हैसियत न हो, कोई सामाजिक हैसियत न हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। और हमारे यहां कश्मीर में हिंदू 2% है,
वो कहलाते हैं मेजॉरिटी, और कश्मीर में कन्वर्टेड हिंदू 98% हैं, वो कहलाते हैं माइनॉरिटी। नागालैंड में हिंदू 8% हैं, नागालैंड में हिंदू 8% हैं, वो कहलाते हैं मेजॉरिटी, और कन्वर्टेड हिंदू 90% हैं नागालैंड में, वो कहलाते हैं माइनॉरिटी। मेघालय में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में, आपके करगिल में, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। वहां वास्तव में जो कन्वर्टेड हिंदू हैं 90%, 92%, 93%, 96%, वो क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटी। इतना बड़ा खेल चल रहा है इस भारत के संविधान के नाम पर। अब समय आ गया है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए, तय कर लिया जाए। माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे होगा, पहली बात होगा कि नहीं होगा ये तय हो जाए। भारत में तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। माइनॉरिटी वहां चाहिए जहां पे सबको एक समान अधिकार नहीं है। माइनॉरिटी वहां चाहिए जहां पे इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के सभी नागरिक एक समान नहीं है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी संख्या लगातार घट रही है। अफगानिस्तान में तो अब चलो माइनॉरिटी की जरूरत नहीं, वहां बचे नहीं, अब क्या जरूरत है। मालदीव में बचे नहीं, अब तो खत्म हो गए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन भारत के अंदर जहां सबको एक समान अधिकार, सबको भोजन का अधिकार, सबको जीवन का अधिकार, सबको नौकरी का एक समान अधिकार, सबको व्यापार का एक समान अधिकार, और फिर भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ, फिर यहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत है क्या? जोर से बताइए जरा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस विषय पे आगे बढ़िए, चिंतन शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, जहां चर्चा करते हैं वहां शुरू करिए। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का खेल भारत के लिए कैंसर के समान है, और कैंसर का जितने जल्दी इलाज कर दिया जाए, आचार्य जी दिखा रहे थे, उतने जल्दी ठीक होता है। नहीं, अगर हम केवल कैंसर की चर्चा करेंगे तो कैंसर पहले स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्टेज पर निकल जाएगा। समाधान यही है कि भारत में न माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत, न माइनॉरिटी के आधार पर नियम कानून की जरूरत, न माइनॉरिटी के आधार पर लोन वजीफा की जरूरत, न माइनॉरिटी के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल की जरूरत। माइनॉरिटी के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करने की जरूरत ही नहीं। बीमारी तब ठीक होगी। इस बीमारी का दूसरा जो आगे फायदा होगा, अल्टीमेटली हम लोग ये पढ़ते आए हैं, हालांकि नए वाले तो नहीं पढ़ते, पुराने लोग पढ़ते रहे, कि 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों से जो हम इंटेक लेते हैं उसके हिसाब से हम सोचते हैं और वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। आंखों से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, नाक से क्या सूंघते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, त्वचा से क्या स्पर्श करते हैं, उसके हिसाब से हमारा सोच बनता है, उससे हमारा व्यवहार बनता है। पेट में शुरू के 5 महीने पेट में सब लोग क्या होते हैं? भ्रूण। शुरू के 5 महीने पेट में कोई हिंदू मुसलमान होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित होता है ना? शुरू के 5 महीने क्या है? वो भ्रूण। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? ऊपर वाले ने जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया क्या? भाषा के आधार पर भेदभाव किया क्या? क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया क्या? मजहब के आधार पर भेदभाव किया क्या? कुछ नहीं किया। अगर ऊपर वाले को कुछ करना होता, ऊपर वाले को हाँ भाई ये ज्यादा ऊपर है, ये पाक है, ये नापाक है, ऐसा कुछ करना होता तो किसी को 2 आंख देता, किसी को 1 आंख और तीसरी दे देता, किसी की नाक में 2 छेद देता, किसी की नाक में 3 छेद दे देता, किसी को 2 कान देता, किसी को 3 कान देता। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। इवन मां के पेट में रहने का टाइम भी सबके लिए एक समान, कोई भेदभाव नहीं। महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं। तो फिर ये भेदभाव चल क्यों रहा है? ये पाक नापाक की सोच आती कहां से? जोर से बोलिए, कहां से आती है? पैदा होने के बाद। कहां से आती है? पैदा होने के। पैदा होने के बाद कैसे आती है? वो माँ बाप ने जो कुछ सीखा वो बच्चा सुनता है, बाकी अपने दोस्तों में सुन लेता है, बाकी स्कूल में जाके सुन लेता है। अगर उसका बचपन ठीक हो जाए, बचपन में उसकी अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छी परवरिश हो जाए,
बचपन में ही, प्राइमरी में ही 4 साल 5 साल 6 साल का जैसे ही होता है, वैसे ही उसको ऐसी एजुकेशन मिल जाए कि भैया ये सब बेकार है, सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं, महिला पुरुष एक समान, जाति का कोई सब बेकार है, भाषा बेकार है, क्षेत्रवाद बेकार है, मजहबी उन्माद बेकार है, ऐसा उसको अगर बचपन में सिखा दे तो समस्याएं कम होंगी या बढ़ेंगी? जोर से बताइए जरा। अल्टीमेटली समस्या तो वही है, समस्या वही है। एक बार उसको अगर बचपन में ठीक ठाक पढ़ाई हो जाए तब उसको कोई बरगला भी नहीं पाएगा, कोई फुसला भी नहीं पाएगा, कोई उसको भटका भी नहीं पाएगा। अभी ये बात आती ना भाई भटक गया है, तो ऐसा भटके हुए बात आती, भटके हुए युवाओं की, तो कोई भटका भी नहीं पाएगा। तो समाधान क्या है? समाधान है, भारत में एक कानून चलता है, इसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये दिख रहा है आपको? ये कहां बना? पार्लियामेंट में। तो जहां बना वहीं इसको बदला भी जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है। जो दवाई जहां बनती है उस दवाई का कॉम्बिनेशन वहीं ठीक किया जाता है। ये दवाई कहां बनी? पार्लियामेंट में। ये कहां बदलेगी? पार्लियामेंट में। एक इसमें राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दे, इक्वल एजुकेशन, इक्वल, तो ये बन जाएगा राइट टू एजुकेशन से राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी इसमें लागू होता है 6 से 14 साल, उसको अमेंड करके 6 से 16 साल कर दे, यानी पहली से लेकर 10वीं तक। अभी क्या क्या चल रहा है? एक चल रहा है मदरसा, भारत में चल रहा है कि नहीं चल रहा? जोर से बताइए जरा। उसकी संख्या बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही। मुगल 1000 मदरसा खोल के गए थे, आजादी के बाद 3 लाख खुल चुके हैं, जबकि भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं। इस भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। इसके बावजूद मुगलों के समय 1000 मदरसे थे, आज की डेट में 3 लाख। और क्या चल रहा है? कॉन्वेंट स्कूल। और क्या चल रहा है? मॉन्टेसरी स्कूल, ये जो अंग्रेजों ने आके खोले। जब अंग्रेज यहां आए थे तो 7.5 लाख के आसपास वैदिक गुरुकुल स्कूल थे। आज उनकी संख्या कितनी हो गई? 7000। और जब अंग्रेज यहां आए थे 1000 कॉन्वेंट खोल के गए थे, उनकी संख्या हो गई 3 लाख। तो मतलब मुगल चले गए लेकिन मदरसा उनके साथ नहीं गया। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों का कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी स्कूल उनके साथ नहीं गया। हम कहते हैं हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब स्वयं का तंत्र, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमारा आज तक हुआ ही नहीं। देश को अगर सुरक्षित बनाना है, देश में अराजकता खत्म करना है, देश में उपद्रव खत्म करना है, देश में जो दुनिया भर की चीजें गड़बड़ हो रही हैं इनको ठीक करना है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू किया जाए। जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, कट्टरता खत्म होगी, धर्मांतरण रुकेगा, माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद भी खत्म होगा। भारत में हम सामाजिक समरसता की बहुत बात करते हैं। समान शिक्षा के बिना सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती। जब तक कृष्ण और सुदामा एक साथ नहीं पढ़ेंगे सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक राजा दशरथ और सुमंत एक साथ नहीं पढ़ेंगे सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक राम और निषाद राज एक साथ नहीं पढ़ेंगे सामाजिक समरसता नहीं आएगी। जब तक क्लर्क का बेटा और कप्तान का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा, जब तक कांस्टेबल का बेटा और कलेक्टर का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा, जब तक मंत्री का बेटा और संतरी का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा, जब तक मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा, सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती। और भारत में व्यवस्था थी। राजा दशरथ राज परिवार के, सुमंत गरीब परिवार के नाविक के बेटे एक साथ एक स्कूल में पढ़े, दोस्ती हो गई, इसलिए जैसे वो राजा बने सुमंत को अपना महामंत्री बना लिया। कृष्ण राज परिवार के अमीर, सुदामा गरीब परिवार के, लेकिन एक साथ एक स्कूल में पढ़े। आज ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। हमें ये देखना पड़ेगा दुनिया के जो देश हमसे किसी मामले में आगे निकले हैं उन्होंने क्या क्या अपनाया। तो सबसे पहला आप अगर चीन को देख लीजिए,
हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, और 1949 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 47 में आजाद होके 2025 तक समान शिक्षा लागू नहीं कर पाए। चीन 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने समान शिक्षा लागू कर दिया। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा देश यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? तो चीन हमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा, एरिया के मामले में चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, फिर भी समान शिक्षा है। और क्यों नहीं हो सकता? मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी का सिलेबस एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस एक हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस एक हो सकता है, सारे विषयों का सिलेबस एक हो सकता है। हाँ, कुछ राज्यों की वहाँ भौगोलिक स्थिति अलग है, तो वहाँ के लोकल ज्योग्राफी पढ़ाने के एक सब्जेक्ट अलग हो सकता है। वहाँ लोकल इतिहास पढ़ाना है, उनको महापुरुषों को पढ़ाना है, एक किताब उसकी अलग हो सकती है। लेकिन इस देश के एजुकेशन माफियाओं ने और कोचिंग माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। ऐसा हाईजैक किया कि आज तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। आज की तो स्थिति यह हो गई है, 10वीं 12वीं में अजय जी बच्चा कितना भी टॉपर हो, बिना कोचिंग किए उसका IIT में सिलेक्शन हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। 10वीं 12वीं का बच्चा कितना ही टॉपर हो, बिना कोचिंग किए उसका MBBS में सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। 2 लाख करोड़ की कोचिंग का धंधा चल रहा है भारत में। कोचिंग माफियाओं ने सिस्टम के साथ ऐसा बढ़िया अपना सिस्टम बनाया कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, NDA, क्लैट में पूछा नहीं जाएगा, और जो वहां पूछा जाएगा वो यहां पढ़ाया नहीं जाएगा। आपका बच्चा कितना भी टॉपर हो, मजबूर हो के आपको कोचिंग कराना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है। उस जमाने में हमने ट्यूशन पढ़ लिया और ट्यूशन पढ़ के क्वालिफाई कर लिया, जबकि उस समय यूपी उत्तराखंड एक था और उस यूपी उत्तराखंड में केवल 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। उस जमाने टोटल यूपी उत्तराखंड में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, कानपुर का SBTI, बनारस का BHU, इलाहाबाद का मोतीलाल, गोरखपुर का मदन मोहन और रुड़की का रुड़की, टोटल 5 कॉलेज। उस जमाने में आराम से लोग 12वीं पढ़ते थे, उसके बाद 1 आध साल रुकते थे, खुद ही पढ़ लेते थे, क्वालिफाई कर लेते थे। आज की डेट में 99% भी आया हो आपके बच्चे का, तब भी बिना कोचिंग के क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा इसका पहलू ये है कि भारत में ऐसे भी तो स्कूल हैं जो नफरत सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे? ऐसे भी स्कूल हैं जो धर्मांतरण के अड्डे बने हुए हैं। ऐसे भी स्कूल हैं जहां ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ऐसे भी स्कूल हैं जहां भारत की परंपराओं के खिलाफ चीजें सिखाई जा रही हैं। समाधान क्या है? उसका समाधान केवल और केवल माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए, भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, और दूसरा कोई समाधान नहीं। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक हम कितना ही एफर्ट कर ले। और आज भी यूनिफॉर्म एजुकेशन है पूरे भारत में। केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक समान, पूरे भारत में नवोदय स्कूल का सिलेबस एक समान, पूरे भारत में आर्मी स्कूल के सिलेबस एक समान। आप केंद्रीय विद्यालय का देख लो, जो सिलेबस कन्याकुमारी का है वही कश्मीर का है, जो कच्छ का है वही कामरूप का है, कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, आज भी है। जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को वैल्यू बेस्ड नहीं बनाएंगे। अच्छा, दूसरा, अभी भाई श्री बैठे हुए बहुत अच्छा काम करते हैं, वो किनारे दिव्य मिशन पे, दिव्य प्रेम सेवा मिशन। मेरा आगरा में कार्यक्रम था तो मैं गया तो वहां देखा जगह जगह होर्डिंग लगी हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जागरूकता करना ये दिव्य सेवा मिशन का काम थोड़ी है। ये किसका काम है? अरे ये सरकार का काम है, स्कूल का काम है। स्कूल में सिलेबस डालो ना। हमारे पास 500 से ज्यादा महापुरुष हैं जिनको स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे 500 से ज्यादा महिलाएं हैं, वीरांगना महिलाएं हैं, पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें यह सिखाया गया कि दुनिया की पहली रानी विक्टोरिया थी जो राज करती थी। अरे विक्टोरिया से 5,500 साल पहले रानी सत्यवती ने अखंड भारत पर राज किया था, हमें पढ़ाया नहीं गया। हमें पढ़ा दिया गया, डार्विन ने कहा हमारे पूर्वज बंदर थे और हमारे बच्चे ये मान भी लिए और इसलिए बंदर जैसा व्यवहार भी कर रहे हैं। एक बात कभी दिमाग ही नहीं लगाया, अगर बंदर से इंसान बने तो जब तक डार्विन जिंदा था बंदर इंसान बन रहे थे, डार्विन के जाते ही बंदरों ने इंसान बनना छोड़ क्यों दिया?
मान लो पहले बल्क में बंदर इंसान बन रहे थे, बाद में थोड़े थोड़े बनते, फुटकर में बनते। पहले होलसेल में बंदर इंसान बन रहे थे भाई, लाख लाख बंदर इंसान, लाख लाख बंदर इंसान। तो डार्विन के जाने के बाद साल में 500, 1000, 2000 या कहते हैं साल में 12, 10, 12 तो बनते नहीं, लेकिन कह दिया तो कह दिया। और किसने लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन से 2000 साल पहले कणाद ने बताया, हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं। न्यूटन से 2000 साल पहले कणाद ने पढ़ाया, हमें पढ़ाया नहीं। अब ये बताओ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो जापान पढ़ाएगा क्या? सिंगापुर पढ़ाएगा क्या? अमेरिका पढ़ाएगा क्या? एक बात आपको बता दूं, दुनिया का 2 देशों का एजुकेशन सिस्टम सर्वोत्तम माना गया, एक फिनलैंड का, एक जापान का। और फिनलैंड और जापान का एजुकेशन सिस्टम मैंने देखा हुआ है, मैंने वहां की किताब देखी, सेम हमारा गुरुकुल वैदिक शिक्षा वाला मॉडल है, सेम। हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था? 555 मॉडल था। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का जूनियर, 5 साल का ग्रेजुएशन। टोटल कितने हो गए? 15 साल। मैकाले आया, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझा, टोटल था 15 साल। उसने दिमाग लगाया, 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल का हाई स्कूल, 2 साल का इंटर, 3 साल का BA BSc बीकॉम। टोटल कितने हो गया? अरे 15 साल हुआ। हमारे 555, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, उसी को कॉपी मार के 15 साल को उसने बाइफरकेट कर दिया। 5 साल प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 2 साल सेकेंडरी, 2 साल हायर सेकेंडरी, 3 साल ग्रेजुएशन, और देख के चला गया। हम उसको लेके ढोए जा रहे हैं। इस देश में परिवार टूट रहे हैं, तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, माता पिता पुत्र एक साथ रह नहीं पा रहे, सास बहू एक साथ रह नहीं पा रही, भाई भाई एक साथ रह नहीं पा रहे, मानसिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये किसका परिणाम है? ये मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम का परिणाम है। अश्लीलता बढ़ रही है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, आदमी के विचार खत्म होते जा रहे हैं, हमारे त्योहार खत्म हो जा रहे हैं, हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। ये किसका परिणाम है? ये मॉन्टेसरी, मैकाले, मिशनरी एजुकेशन सिस्टम का परिणाम है। समाज की एक सीमा होती है, समाज के चलने की एक सीमा होती है, गति की। शासन की गति उससे कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए अब समय आ चुका है कि भारत में मिलके सब लोग भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की बात करें, समान शिक्षा लागू करने की बात करें। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर दिल्ली में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते। क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है 2 स्लैब में 5% और 18% में, तो उसी पैटर्न पे पूरे देश का फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी, इंग्लिश सकता है। क्या हो सकता है? आजकल जीएसटी कैसे चलता है? केंद्र के वित्त मंत्री अध्यक्ष हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर हैं, 3-3 महीने पे जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, फिर वो तय करते हैं किस पे कितना टैक्स लगाना है। तो वैसे ही जैसे जीएसटी काउंसिल है, ऐसे एजुकेशन काउंसिल बन जाएगी, केंद्र के शिक्षा मंत्री अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे, 3-3 महीने पे बैठक हुआ करेगी, और ये तय करते रहेंगे मैथ में क्या क्या पढ़ाना, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या क्या पढ़ाना। इस देश में हम जो जड़ों से कटे हुए हैं, इसका सबसे बड़ा परिणाम विदेशी शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि भारत में मजहबी विभाजन को रोका जाए और भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू किया जाए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, मजहबी उन्माद, माओवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण, इन सब का समाधान हो जाए। भारत में कलयुग क्यों है और सिंगापुर में सतयुग क्यों है? यह कलयुग भारत में क्यों चल रहा है, सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा? यह कलयुग भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान परशुराम की जन्मभूमि, भगवान हनुमान की जन्मभूमि पर कलयुग क्यों है? यह सिंगापुर, जापान में कलयुग क्यों नहीं है? इस पर चिंतन करिए। क्या कारण है कि जो समस्याएं भारत में वो सिंगापुर में नहीं है? क्या कारण है कि जो समस्याएं भारत में है ये जापान में नहीं है? अंतर केवल इतना है, भारत में भगवान राम की पूजा होती है और सिंगापुर में राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होए न पहिले। भारत में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है,
जापान में न भगवान कृष्ण की पूजा नहीं होती, लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरे, इतना सा अंतर। और डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं हो। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी गड़बड़ हो, यात्रा सुरक्षित नहीं। बहनें बैठी हैं, खाना आपको बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका तेल मसाला गड़बड़ हो, आपका भोजन अच्छा नहीं बने। बहुत सीधी सी बात। अभी अपने पास डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बड़े वाला डॉक्टर भी अच्छा, छोटे वाला डॉक्टर भी अच्छा, बड़ा वाला डॉक्टर भी ईमानदार, छोटा वाला डॉक्टर भी ईमानदार, बड़ा वाला भी डॉक्टर राष्ट्रवादी, छोटा वाला डॉक्टर भी राष्ट्रवादी। लेकिन अब क्या करना है जरूरत की, अब उसका डोज बदलवाना है दवाई का। कोरोना आया था, कोरोना के समय में भारत में कोई अपराध हो रहा था क्या? जोर से बोलिए जरा। कोरोना के समय चोरी हो रही थी क्या? कोरोना के समय झपटमारी थी क्या? नहीं। कोरोना के समय कोई फिरौती ले रहा था क्या? नहीं। कोरोना के समय कोई अपहरण कर रहा था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी करने वाले को डर था कि जिसके यहां मैं चोरी करूंगा, क्या पता इसको कोरोना हो रखा हो, मुझको कोरोना हो जाए, मैं मर जाऊंगा। झपटमारी करने वाले के मन में खौफ था, मोबाइल छीनने जाऊं, क्या पता इसी मोबाइल में कोरोना बैठा हो, मैं मोबाइल ले लूंगा, मैं मर जाऊंगा। कोरोना के समय पूरा भारत में राम राज्य था। मतलब दूसरे पहलू से देखिए आप, कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सबके मन में क्या था? खौफ। मन में खौफ था, सब एकदम नमक रोटी खा रहे थे, प्याज रोटी खा रहे थे, सलाद रोटी खा रहे थे, लेकिन कोई गड़बड़ काम नहीं कर रहे थे। कोरोना के समय में तो इतना कानून का इतना खौफ था कि बलात्कार बंद हो गए थे, क्योंकि बलात्कारी के मन में भी खौफ था, किसी बेटी को हाथ लगाऊंगा, क्या पता इस बेटी को कोरोना हुआ हो, हमको कोरोना आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं भारत में ऐसा ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं। मैं भारत में ऐसा ही खौफ पैदा करना चाहता हूं कि चोरी करने के पहले, झपटमारी करने के पहले, कुछ भी करने के पहले 100 बार वो सोचे कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया, 6 महीने के अंदर मुझे टांग दिया जाए। आज की व्यवस्था आम जनता के हित में नहीं है। भारत में 99% लोग अच्छे हैं, 99% ईमानदार हैं, 99% ठीक से रहना चाहते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करना चाहते। गलत काम कितने लोग करते हैं? 1%। लेकिन व्यवस्था उन 1% लोगों के पक्ष में है। जिस बेटी का बलात्कार होता है, उसके माता पिता चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सामने वाले को सजा हो जाए, और जो बलात्कारी है वो चाहता है मुकदमा 30-40 साल चले। और मुकदमा 30-40 साल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जोर से बताइए जरा। तो ये न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी के पक्ष में है या पीड़िता के पक्ष में? बलात्कारी के पक्ष में। जो गैंगस्टर है, जो माफिया है, जो वसूली करता है, जो ड्रग स्मगलिंग करता है, जो कुछ हवाला कारोबार जो भी करता है, वो चाहता है मुकदमा लंबा चले। जो पीड़ित है वो चाहता है जल्दी खत्म हो जाए, और मुकदमा लंबा चल रहा है। तो वर्तमान व्यवस्था किसके पक्ष में? पीड़ित के पक्ष में। भारत से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आईआईटी कर लिया, भारत में नहीं रहना। क्यों? मैं वहां जाऊंगा, यहां सुरक्षित नहीं मुझे महसूस हो रहा है। हमारे युवा, यंग जनरेशन पलायन कर रही है। इतना, ये राम का देश, ये कृष्ण का देश, भगवान बुद्ध का देश, महावीर का देश, कबीर का देश, नेताजी का देश, वीर सावरकर का देश, गुरु गोलवलकर का देश। यहां से लोग पलायन करके कहां जा रहे हैं? दुबई, जहां 50 साल पहले केवल बालू था। क्या था दुबई 50 साल पहले? बताइए अरुण जी। था कुछ नहीं था। सवाल यह है, 50 साल के अंदर दुबई इतना हॉट डेस्टिनेशन क्यों हो गया? पूरी दुनिया के लोग वहां आने क्यों लग गए? और भारत, जिसकी जीडीपी कभी 40% हुआ करती थी, यहां से लोग वहां क्यों पलायन कर रहे हैं? सिंगापुर 70 से 80 साल पहले कुछ नहीं था, आज भारत के लोग वहां पलायन करने जा रहे हैं। वहां के लोग यहां क्यों नहीं आ रहे? जबकि आज के 500-600 साल पहले
भारत के लोग कहीं नहीं जाते थे, पूरी दुनिया के लोग कहाँ आते थे? जोर से बोलिए। चोरी करने वाला झोपड़पट्टी में जाता है, कोठी में जाता है? कोठी में। तो चाहे वो अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे तुगलक हो, चाहे ऐबक हो, चाहे खिलजी, कहाँ आए? क्यों? क्योंकि ये सोने की चिड़िया था। वैसे सोने की चिड़िया आज भी है। आज भी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, पहले साइकिल से चल रहे थे, जैसे ही पार्षद और प्रधान बने, जैसे ही पार्षद प्रधान बने, बुलेट भी आ गई, बोलेरो भी आ गई, स्कॉर्पियो भी आ गई, फॉर्च्यूनर भी आ गई। तो सोने की चिड़िया तो आज भी है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या जिसकी वजह से डेमोग्राफी बदल रही है वो है करप्शन। मेरा कार्यक्रम सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में था, तो जहां मैं जाता हूं सामान्यतः कार्यक्रम उसके पहले थोड़ा कोशिश करता हूं वहां के बारे में जानने के लिए। मैंने पूछा कि भाई ये घुसपैठिए कहाँ से आते हैं? बोले साहब चलो बॉर्डर है दिखा देता हूँ। मैं गया बॉर्डर देखने, तो हमने कहा अभी तो कोई आ नहीं रहा। बोले रात को 10 बजे के बाद आना शुरू कर देंगे। हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट है? बोले 2000 रुपये पर हेड। सीधे 2000 की नोट पकड़ाते हैं और अंदर आ जाते हैं। एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला बांग्लादेश के बॉर्डर पे। 2000 पर हेड का मतलब 22 करोड़ उसके पास मिला। उसने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर करा दिया। 1,10,000। अब वो आके भारत में फैल गए। अब आप ढूंढते रहिए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। कर लो एनआरसी। कितनी एनआरसी करना है? एनआरसी करने जाओगे वो हिमाचल के पहाड़ में चला जाएगा, उत्तराखंड के पहाड़ में चला जाएगा, आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाकर छिप जाएगा। कर लो एनआरसी आप। सवाल ये है, ये सिंगापुर जापान के जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो 2000 क्यों नहीं लेते? हमारा वाला क्यों लेता है? इसमें से आप लोग बहुत सारे लोग विदेश में घूमते जाते आते होंगे। कभी आपने सुना कि सिंगापुर जापान में कोई 2000 रुपए के लेके कोई डॉक्यूमेंट बनाता है क्या? हरिओम पवार साहब, भाई साहब आप पहले इधर आओ जरा, आप इधर आइए, आइए आइए जल्दी आइए, बहुत देर से आपको देख रहा हूं। आप तो भारत माता की। इधर मेरे पास, इधर थोड़ा मेरे को ऊर्जा भी लेनी है उनसे। इधर आइए, इधर हमें थोड़ी ऊर्जा लेनी है, मैं थक जाऊंगा। इधर आप ऊर्जा मिलेगी अश्वनी जी को। हाँ हम कह रहे थे तो माने नहीं। तो आप लोग विदेश में भी घूमते हैं, कभी आपने सुना कि सिंगापुर में, जापान में, अरे आचार्य जी अमेरिका में भी आप हो क्या है, वहां कोई डॉक्यूमेंट बनता है फर्जी क्या? भारत में क्यों बनता है? मेरी पीआईएल चल रही है बहुत सीरियसली। थोड़ा मैंने आपको बीच में लाइट कर दिया, अब मैं आपको बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां मैंने आंकड़ों के साथ बताया है कि भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी रह रहे हैं। 5 करोड़। और ये आज का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, 2017 का आंकड़ा बता रहा हूं। और अभी मैंने एक और पीआईएल फाइल किया इस साल कि पूरे देश में एसआईआर कराया जाए, और उसमें मैंने कहा है कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर भी हैं। जब मैंने अपनी पीआईएल में लिखा 5 करोड़ फर्जी वोटर है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद बिहार में एसआईआर हुआ तो 65 लाख फर्जी वोटर मिले, फिर लोगों को लगा हाँ 5 करोड़ होंगे। और मैं कह रहा हूं ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा जाने वाला है। अभी कल ही सुनवाई है, अभी मैं आज जा रहा हूं, कल कोर्ट नंबर 2 में मैटर लगा हुआ फिर से। अभी मैंने फिर से मांग किया है कि जो अगले साल 2026 में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है, उसकी एसआईआर तत्काल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने काउंटर फाइल करके कहा है अक्टूबर के महीने से शुरू कर देंगे। 65 लाख बिहार का मतलब असम में कम से कम 85 लाख, 65 लाख बिहार का मतलब बंगाल में कम से कम 95 लाख। 1 करोड़ मान पक्का मिलेंगे। और ये जो फर्जी वोटर मिल रहे हैं, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है फिर भी उनके नाम पे वोट चल रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो 3-4 जगह चल रहा है। लेकिन ज्यादातर वोटर कौन है? ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और उसमें एक और जोड़ दे रहा हूं, कुकी, जो म्यांमार से आए हैं, जो मणिपुर में अत्याचार कर रहे हैं। 5 तरीके के घुसपैठिए भारत में रहते हैं।
और मॉडल वही है, बॉर्डर पे 2-2 हजार दे के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कानून का खौफ ही नहीं है। उस कमांडेंट के पास 22 करोड़ मिल गया, ना उसको फांसी होगी, ना उसकी नागरिकता खत्म होगी, ना उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, तो खौफ कैसे पैदा होगा? अंदर आ रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बन जा रहा है। त्यागी जी, मेरठ में क्या रेट चल रहा है? 2000 ही होगा। 2000 में आधार बन रहा है। और आधार कैसे बन रहा है? वो पार्षद प्रधान लिख के दे रहा है। किस लिए दे रहा है? उसको लग रहा है मैं इसका डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा, मुझे वोट दे देगा। केवल वोट के लालच में देश के साथ गद्दारी हो रही है। अब गद्दारी क्यों हो रही है? क्योंकि ना फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना का जघन्य अपराध है, ना फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना जघन्य अपराध है। 10-20 पार्षद प्रधान को उठा के अगर टांग दे तो ये फर्जी आधार बनना बंद हो जाएगा। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, उसके बाद वो 2000 रुपए देता है, नगर निगम के दलाल को पकड़ता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, तहसील के दलाल को पकड़ता है, वो राशन कार्ड बनवा दे रहा है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो पार्षद जी, प्रधान जी पहले बैठे हुए बोले 4 बनवा के लिया, वोटर आईडी में बीएलओ से बात करके नाम हम जुड़वा देंगे। इस देश में ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, और मुकदमों की कोई टाइमलाइन नहीं है। मुकदमे कितने साल चलेंगे, जजेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस देश की बर्बादी में जितना हाथ सफेद पोशों का है, उतना ही हाथ काले कोट वालों का भी है। तो जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, जब तक घूसखोरी खत्म नहीं होगी, तब तक घुसपैठ खत्म नहीं होगी। और घुसपैठ अगर नहीं खत्म हुआ तो याद रखना 10 से 20 साल के बाद भारत की स्थिति बहुत ही खतरनाक होने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ अपनी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के आधार पर कह रहा हूं भारत की स्थिति बड़ी खतरनाक होने वाली है। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। एक साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस के कहने, पुलिस में शिकायत करने के पुलिस ढूंढ ले रही है। 3.5 लाख बहन बेटियों का साल में पता ही नहीं चल रहा कहां जा रही हो। साल में 3.5 लाख का मतलब पर डे 1000, पर डे 1000 कम हो रही है। यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये डेमोग्राफी इससे बदल रही है। डेमोग्राफी घुसपैठ के कारण बदल रही है, डेमोग्राफी धर्मांतरण के कारण बदल रही है। और धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा सबसे जघन्य अपराध धर्मांतरण है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। अल्टीमेटली वो धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों को सत्ता मिली, मुगलों ने धर्मांतरण कराया। अंग्रेजों को सत्ता मिली, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया। हमारे हिंदुओं को सत्ता मिली, हमने घर वापसी के लिए कुछ किया ही नहीं। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि घर वापसी से संविधान सुरक्षित होगा। हिंदुओं की संख्या जितनी बढ़ेगी, भारत का संविधान उतना सुरक्षित होता चला जाएगा। यह भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो भारत के पड़ोस में देख लीजिए क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, आप देख लीजिए क्या चल रहा है। इस भारत के संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि भारत की बदलती डेमोग्राफी को रोका जाए, और रोकने का एक ही तरीका है, धर्मांतरण रोका जाए। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। एक साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं।
5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस के कहने, पुलिस में शिकायत करने की पुलिस ढूंढ ले रही है। 3.5 लाख बहन बेटियों का साल में पता ही नहीं चल रहा कहां जा रही हो। साल में 3.5 लाख का मतलब पर डे 1000, पर डे 1000 कम हो रही है। यह हमारे लिए खतरे की घंटी है। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसका मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यह डेमोग्राफी इससे बदल रही है। डेमोग्राफी घुसपैठ के कारण बदल रही है, डेमोग्राफी धर्मांतरण के कारण बदल रही है। और धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा। हमसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा सबसे जघन्य अपराध धर्मांतरण है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। अल्टीमेटली वो धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों को सत्ता मिली, मुगलों ने धर्मांतरण कराया। अंग्रेजों को सत्ता मिली, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया। हमारे हिंदुओं को सत्ता मिली, हमने घर वापसी के लिए कुछ किया ही नहीं। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। एक घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि घर वापसी से संविधान सुरक्षित होगा। हिंदुओं की संख्या जितनी बढ़ेगी भारत का संविधान उतना सुरक्षित होता चला जाएगा। यह भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो भारत के पड़ोस में देख लीजिए क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, देख लीजिए क्या चल रहा है। इस भारत के संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि भारत की बदलती डेमोग्राफी को रोका जाए, और रोकने का एक ही तरीका है, धर्मांतरण रोका जाए। क्योंकि धर्मांतरण के कारण केवल हिंदुओं की संख्या खत्म नहीं होती, धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण के कारण सोच बदलती है, धर्मांतरण के कारण विचार बदलता है, धर्मांतरण के कारण त्योहार बदलता है, धर्मांतरण के कारण खतरे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली कन्हैयालाल को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। उमेश कोल्हे को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। अजमल कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। अभी 26 बहन बेटियों का सिंदूर किसने उजाड़ा? कन्वर्टेड हिंदू। अल्टीमेटली सारे वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। कन्वर्ट होने के बाद खतरा बढ़ता है, इसलिए कन्वर्जन को रोकना बहुत जरूरी है। और कन्वर्जन तभी रुकेगा जब भारत में पहली बात ये 1992 में जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना इसको खत्म किया जाए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए। दूसरा, यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए। पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे, पूरे देश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोल करे, पूरे देश की पुलिस बुलडोजर चलाए। उसके लिए जरूरी है वन नेशन वन पुलिस कोड। जैसा काम यूपी में हो रहा है ऐसा काम बाकी राज्यों में हो रहा है क्या? जोर से बोलिए। नहीं। इसलिए जरूरी है कि पुलिस काम करे। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश कानून तो हमारे पास है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहीं पे भी पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगाती नहीं है। यूपी में शुरू हुआ है, उसके लिए बाबा जी को धन्यवाद, बाबा जी को बधाई। यहाँ एनएसए लगना शुरू हो गया है, बाकी पूरे देश में नहीं लग रहा। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है यूएपीए, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि कन्वर्जन भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसलिए पूरे देश में कहीं पुलिस लगा नहीं रही है। तो धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी है भय बिन होय न प्रीत सठे साठ्यम समाचारे, उसके सिद्धांत के अनुसार धर्मांतरण कराने वालों पर यूएपीए लगाया जाए। धर्मांतरण की जो फंडिंग आ रही है वो विदेशों से आ रही है, और ये उसी लिए 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था। एक बार जब मैं कहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम इसलिए लेना पड़ेगा कि लोगों को फैक्ट क्लियर रहे। अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 200 कानून बनाया था, और कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग 50 कानून बनाया था। 50 कानून। उस 50 कानून में से 25 कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
ये जो FCRA बना था केवल और केवल आतंकवादियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए बनाया। जब तक बाहर की फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धर्मांतरण धंधा बन चुका है। यहाँ रेट तय हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी है 15 लाख, पटेल कुर्मी केवट की बेटी है 10 लाख, दलित परिवार की बेटी है 5 लाख। पैसा कहाँ से आ रहा है? बाहर से। एक बहुत बड़ा जो खतरा पड़ा हुआ है, जो फंडिंग आ रही है, वो ड्रग कारोबार से आ रही है। और ड्रग कारोबार इसलिए चल रहा है भारत में क्योंकि हमारे पास कानून अभी कमजोर है। इसलिए भारत को बचाने के लिए सबसे आवश्यक है अब भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन किया जाए। पहली बात तो अभी 1.5 साल पुरानी है, तो लोग कह रहे होंगे परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि 150 साल के बाद बदली है, लेकिन 1.5 साल के बाद समझ में आया अभी इसमें और परिवर्तन की जरूरत है। जो समस्या राष्ट्रीय स्तर पे हो उसका इलाज कहाँ होना चाहिए? बड़े वाले हॉस्पिटल में। जो समस्या जो बीमारी पूरी देश में हो उसकी दवाई कहाँ बननी चाहिए? बड़े वाले हॉस्पिटल में। और जो बीमारी केवल यूपी की हो उसकी दवाई कहाँ बननी चाहिए? लखनऊ में। लफ्ज़ जिहाद पूरे देश की समस्या है, केवल यूपी की समस्या? जोर से बताइए। इसलिए बीएनएस में परिवर्तन करके एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद। ये घुसपैठ पूरे देश की समस्या है या केवल यूपी की समस्या? इसलिए बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। ये धर्मांतरण केवल यूपी की समस्या है, पूरे देश की समस्या? इसलिए इसमें एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ये ड्रग पूरे देश की समस्या है कि केवल यूपी की समस्या? इसलिए इसमें एक नया चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। और सबसे गंभीर, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करना जरूरी है। हमारे अपने ही 2-2 हजार रुपए में सारे डॉक्यूमेंट बनाते जा रहे हैं। 5 साल 6 साल के बाद फिर ये होगा कि भैया आपने रोका क्यों नहीं? आज की डेट में जब सब डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वहां पे यही हो रहा है। अभी SIR वाले मामले पे, SIR पूरे देश में होना चाहिए, उसके लिए केवल एक PIL है, और SIR नहीं होना चाहिए उसके लिए 20 PIL है। और 20 PIL में खड़ा कौन हो रहा है? भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, सब कह रहे हैं नहीं SIR नहीं होना चाहिए। और एक और जिद की हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बोला 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ। करे ना 11 डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा, आधार दिखाऊंगा मैं, हमारा आधार देख लो। क्यों? क्योंकि बाकी 11 डॉक्यूमेंट में तो फिर भी 2-3 लोगों के साइन होते हैं। RTO ऑफिस में क्लर्क साइन करेगा, फिर उसके ऊपर वाला साइन करेगा, फिर RTO साइन करेगा। राशन कार्ड पे पहले लेखपाल साइन करेगा, फिर पटवारी साइन करेगा, फिर कोई और साइन करेगा। आधार ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे किसी की साइन ही नहीं हो रही है। पार्षद प्रधान लिख के दे रहे हैं और कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना के दे रहा है। इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसलिए अब समय आ चुका है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदला जाए और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में होना चाहिए, तब जाके भारत सुरक्षित होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग 4 बजे आ चुके हैं। एक आग्रह है, आप में से कितने लोग फेसबुक उपयोग करते हैं? अरे वाह, बड़ी संख्या। मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ट्विटर भारत में 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, फेसबुक भारत में 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। कॉमन मैन फेसबुक यूज करता है क्योंकि फेसबुक को चलाना बड़ा आसान है, कोई भी चला लेता है। फेसबुक में एक अच्छी बात यह है कि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है। आप लोग केवल इतना करिए कि 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। और फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाइए? जाति के आधार पे नहीं, अपने नाम के आधार पे। अब जैसे अजय गुप्ता जी बैठे हैं, अजय गुप्ता जी केवल अजय अपने नाम से अजय के नाम से फ्रेंड अपना रिक्वेस्ट भेजते चले जाए, तो फायदा क्या होगा? अजय बंगाली भी होगा, अजय गुजराती भी होगा, अजय तमिलियन भी होगा, अजय कश्मीरी भी होगा, अजय हिंदू भी होगा, अजय सिख भी होगा, अजय जैन भी होगा, अजय बौद्ध भी होगा, अजय ब्राह्मण भी होगा, अजय क्षत्रिय भी होगा, अजय वैश्य भी होगा, अजय दलित भी होगा। तो मेरठ में बैठे बैठे 5000 अजय को अजय गुप्ता जी ने यही जोड़ लिया
और फिर अजय गुप्ता जी को जो बात ठीक लगी उसको उन्होंने फेसबुक पे 2 मिनट के अंदर लिख दिया, तो पूरे देश के 5000 अजय बैठे बैठे उनकी बात को सुन लिए। ऐसा सब लोग कर सकते हैं क्या? बहनें भी कर सकती है। आपका नाम रश्मि है, विभा है, जो भी है, अदिति है, निशा है, जो भी है, आप अपने नाम से 5000 समर्थन करा लीजिए सबका। अपने नाम से 5000 जोड़िए, कास्ट के नाम से नहीं। कास्ट नहीं यूज करना, क्या करना है? नाम यूज करना। नाम इसलिए मैं कह रहा हूं, नाम से बड़ा अफेक्शन होता है। वैसे कास्ट से भी अफेक्शन होता है, लेकिन कास्ट बड़ी छोटे, फिर अपने ग्रुप में बच जाएंगे। नाम से बड़ा अफेक्शन होगा। अजय जी किसी अजय को रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेगा। विभा अपने किसी विभा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी फेसबुक पे, वो एक्सेप्ट करेगी, वो रिजेक्ट नहीं करेगी। ऐसा काम कितने लोग कर सकते हैं? जरा हाथ उठाएं। भारत माता की, भारत माता की। इतना काम आप कर शुरू कर दीजिए। एक बड़ा फायदा ये है, आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, लेकिन वो वीडियो आपके परिचित आपको भेजते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आपके परिचित के पास है। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने अपने फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है वहाँ अपलोड कर दिया, तो उस वीडियो को 5000 लोग देखेंगे। आपके पास कोई अच्छा सा बैनर आया, उसको आपने डाल दिया, 5000 लोग देखेंगे। मैंने आचार्य जी को बोला, हमने कहा आपकी देश भर में 150 हॉस्पिटल चल रही है, सारे जितने आपके हिम्स के लोग हैं, आचार्य जी आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि नहीं दे दिया? आचार्य जी को मैंने बोला कि सब जितने भी हैं सबको बोलो आयुर्वेद के बारे में बताएं, कम से कम आयुर्वेद के बारे में बताना, आयुर्वेद के बारे में बताएं, जनहित के बारे में बताना, जनहित के बारे में बताएं। अच्छी बात यह है, जिसको फेसबुक चलाना नहीं आता वो अपने बेटे बहू से भी सीख सकते हैं। जिनके माता पिता को नहीं आता वो लोग अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। इतना काम शुरू करिए। मौसम अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल हैं, डॉक्टर अपने अनुकूल हैं। जब डॉक्टर अनुकूल है तो दवाई बदल देनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। भारत माता की। आप सब